नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज की प्रैक्टिस में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और उन सवालों को आपको देखकर पता चल जाएगा हमारे पढ़ाने का स्तर क्या है, हमारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के स्तर क्या है। तो यहाँ पे आज जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनको थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और रोजाना रात 8 बजे हमसे रूबरू होइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण को ही हम कहते हैं ईवीएस। क्या कहते हैं? ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। बहुत लोगों को ईवीएस का पूरा नाम भी नहीं पता होता है, तो आज मैं बता दे रहा हूं कि ईवीएस का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरण होता क्या है? तो सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में जो भी विद्यमान है, सब कुछ क्या है? पर्यावरण की चीजें हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? तो यह सम्मेलन आपका 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, और इसका आयोजन किस शहर में किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन मेरे साथियों, इसका आयोजन रियो डी जेनेरिया में किया गया था। रियो डी जेनेरिया में किया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो मेरे साथियों, यह आपका ब्राज़ील में स्थित है। रियो डी जेनेरिया कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। तो इस सम्मेलन में क्या चीज़ें रखी गई, क्या मांगे रखी गई कि पर्यावरण का संरक्षण हो? तो इसमें कहा गया जो हानिकारक गैसें होती हैं, जो हानिकारक गैसों का उत्पादन होता है, उन चीज़ों को जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, उनको रोकने का बात किया गया, उनमें कमी लाने की बात की गई, उसके उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। ठीक है, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों का बहुत ही स्वागत है। हम प्रीमियर के माध्यम से यह लाइव दे रहे हैं। प्रीमियर का मतलब यह होता है कि वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसको अपलोड कर दिया जाता है और यूट्यूब उसे तय समय पर लाइव कर देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से आपको पढ़ाऊँ लाइव आकर, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 लोगों को रोजाना लाइव होकर पढ़ना पड़ेगा। हमारा आंकड़ा 10 का ही है, छोटा चैनल है, छोटे लोग हैं, छोटी बातें हैं। ठीक है, तो 10 लोग, सिर्फ 10 लोग अगर जुड़ जा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग अगर जुड़ जा रहे हैं हमारे साथ, तो हम रोजाना 8 बजे लाइव करेंगे। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा संख्या बल की ज़रूरत नहीं है। 10 लोग भी रहेंगे तो हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को आदान प्रदान कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी इस वर्ष का विश्व जनसंख्या दिवस आने वाला है और आपका जब एग्जाम है यूपीटीटी का, उसी महीने में यह मनाया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है और जुलाई में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। ठीक है, जेट्रोफा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जेट्रोफा क्या होता है? जेट्रोफा एक पौधा होता है और जिसको खेत में उगाया जाता है और उसके द्वारा बायोडीजल बनाया जाता है, मतलब प्राकृतिक रूप से डीजल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
डीजल जो है हमारा, जो ज़मीन से निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ है, उसी का एक प्राकृतिक रूप है जिसे आधुनिक तकनीक के द्वारा मशीनों के द्वारा निकाल कर, पौधे से निकाल कर, उसके फली से निकाल करके बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने इसमें ऐड कर लिया। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? हमारा जो भारत देश है, यहाँ के किस राज्य में पानी पंचायत, अब पानी पंचायत क्या होता है? पानी पंचायत का मतलब हो गया पानी हो गया, पंचायत मतलब हो गया लोगों को एक जगह बिठाकर किसी बात पर चर्चा करना, किसी चीज़ पर सलाह मशवरा करना। तो पानी पंचायत का मतलब सीधा सीधा आपका यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि जल संरक्षण की बात कही जा रही है। यहाँ पे क्या की जा रही है? जल संरक्षण की बात कही जा रही है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल को दूषित होने से कैसे बचाया जाए, जल को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? जहाँ पे सूखा की आशंका होगी। तो सूखा कहाँ पे, पानी की कमी कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र के कई सुदूर क्षेत्रों में, महाराष्ट्र राज्य के कई सुदूर क्षेत्रों में पानी की संकट काफ़ी बढ़ जाती है। राजस्थान में बढ़ जाता है, हरियाणा में बढ़ जाता है। पानी का संकट तो समूचे विश्व में है, लेकिन अगर हम कहेंगे पानी पंचायत की बात करेंगे तो कहाँ पर की गई थी? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। ठीक है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? तो यह आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। अगर सर्वप्रथम बात की जाए कि कब प्रारंभ हुई थी, तो वो 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 1972 ईस्वी में भारत में इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण की बात कही गई। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी उष्मायन का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं उष्मा, उष्ण, गर्मी। पृथ्वी में जो गर्मी उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं उष्मायन। ठीक है, पृथ्वी का उष्मायन। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है उसके तापमान में वृद्धि का होना ही पृथ्वी उष्मायन कहलाता है। ठीक है, और इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। जब पृथ्वी गर्म होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्रों में पानी बढ़ेगा और जो है पृथ्वी की भूतल जो है वो धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे, ढेर सारी आपदाएं होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं पृथ्वी के गर्म होने के कारण। पृथ्वी अगर गर्म हो रही है तो ये सिर्फ पृथ्वी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं होगी। जब पृथ्वी में उष्मायन होगा तो ये वैश्विक आपदा होगी, पूरे विश्व को इससे नुकसान होगा। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। तो पृथ्वी पर जब गर्मी बढ़ेगी तो जो पहाड़ों पर ग्लेशियर जमे हुए हैं वो पिघलना प्रारंभ होंगे। तो पिघलेंगे तो पूरी पृथ्वी के ग्लेशियर पिघलेंगे। जो हमारा पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो जब पिघल कर वहाँ से जल समुद्रों में आएगा तो समुद्र का पानी कहाँ जाएगा? जल स्तर बढ़ेगा तो वो स्थल पर आएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी पृथ्वी को हानि पहुँचेगी, मनुष्यों की जन धन हर चीज़ों की हानि होगी। ये सारी चीज़ें हमें जानना होगा। तो एक बार फिर से इसको हम क्लियर करते हैं। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। और यह होता क्यों है? तो मैं अभी काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैस जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही लिया है कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। तो वही चीज़ें हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण, जब ग्रीन हाउस गैसें अधिक हो जाती हैं तो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचती है और सूर्य की किरणें जो है वो धरती पर आती हैं और वापस नहीं जा पाती हैं। जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको ओजोन परत क्या करता है? रोकता है। लेकिन जब ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो हानिकारक किरणें जो पृथ्वी पर आ जाती हैं वो वापस नहीं जाती हैं, तो पृथ्वी में गर्मी बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं पृथ्वी उष्मायन। तो हानिकारक गैसों की अधिकता के कारण क्या होता है? हमारी पृथ्वी में गर्मी बढ़ती है। अगर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की बात करें, जो प्रमुख
ग्रीन हाउस गैसें, इनमें देखिए आपका क्या है, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, CFC का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। ये क्या है, जो गैसें हमने बताई, ये हानिकारक गैसें जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। कार्बन डेटिंग विधि क्या होता है? कार्बन डेटिंग विधि क्या होता है? तो कार्बन डेटिंग विधि होता है कि कार्बन पद्धति के जरिए जो वस्तुएं होती हैं, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उन चीज़ों के उम्र का पता लगाया जाता है, उनकी वास्तविक आयु क्या है उसका पता लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, इसका प्रयोग किया जाता है, या पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर। ये कहाँ पर किया जाता है? पुरातत्वविद करते हैं, और जीव विज्ञान में अध्ययन में किया जाता है। और जो प्राप्त अवशेष होते हैं पौधों के, जीव जंतुओं के अवशेष, अवशेष का मतलब होता है कि अगर कोई जीव मान लीजिए मर गया है, उसको दफना दिया गया, कई सौ वर्षों बाद उसके हड्डियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अवशेष हो गया। या पेड़ पौधे हैं, जैसे जो कोयला है वो भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म मतलब क्या होता है? वो एक जीव था और जब पेड़ मर गया, वो कई वर्षों तक जमीन में दबा रहा और कोयला का रूप धारण कर लिया, तो वो भी क्या हो गया? एक जीवाश्म ईंधन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं आपका। तो उन सब चीज़ों का जैसे आपका किसका करते हैं? जीव जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। तो इन चीज़ों का समय चक्र का तात्पर्य होता है कि कितने वर्ष पूर्व की चीज़ें हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कार्बन की खोज कब की गई थी? कार्बन की खोज कब की गई थी? तो कार्बन की खोज के बारे में अगर हम जानें कि इसकी खोज कब की गई थी, ठीक है, कार्बन की खोज नहीं, सॉरी, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन CO2, एक मिनट, C14 कहेंगे ना, C14, कार्बन 14 क्या, ठीक है, कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन 14 की खोज कब की गई थी? तो ये 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन, 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और रूबेन ने की थी। ठीक है, मार्टिन कैमेन और रूबेन ने की थी, मार्टिन कैमेन और रूबेन ने की थी। कहाँ पे? शिकागो के विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रेडिएशन, ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन में इन्होंने इसकी खोज की थी। कहाँ पे की थी? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन में इसकी खोज की थी। कार्बन 14 की खोज 27 फरवरी 1940 में, कार्बन 14 की खोज 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और रूबेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में की थी। ठीक है, जो कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय का रेडिएशन प्रयोगशाला था, उसमें इन्होंने खोज की थी, मार्टिन कैमेन और रूबेन ने। मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में कई परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। तो इसलिए हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं से ही छांटकर मैंने यहाँ पर लाए हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछी गई हैं, तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार कब किया गया था? तो ये 1941 ईस्वी में रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार 1941 ईस्वी में 1941 में शिकागो विश्वविद्यालय के बिलियर्ड लीवी ने किया था। किसने किया था? बिलियर्ड लीवी ने किया था। कहाँ का? शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय के बिलियर्ड लीवी ने किया था 1941 में। ठीक है, किसका खोज किया था? रेडियो कार्बन डेटिंग का। अगला क्वेश्चन है स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? स्टोन लेप्रोसी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन बन जाता है कि ताजमहल जो है,
ताजमहल का रंग क्यों बदल रहा है, पीलापन क्यों आ रहा है, तो ये जानते क्यों होता है? ताजमहल जो है उसको उस पर अम्लवर्षी होता अम्ल वर्षा होता है। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका कारण ये बताया कि प्रदूषण हुआ है, वायु खराब हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अम्ल वर्षा होता है। या बहुत लोग ये कहते हैं कि जो मथुरा में एक आपका रिफाइनरी है, कंपनी है, वहाँ से जो प्रदूषण निकलता है उसकी वजह से होता है। तो बहुत सारे इसके वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि ये कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर यूपी टेट की परीक्षा में पूछ दे कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ते जा रहा है, तो आप बताएंगे अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा ही आप बताएंगे, बाकी सारी चीज़ों को आप फेंकिएगा खेत में। ठीक है, तो स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत और मूर्तियों के क्षरण से तात्पर्य मतलब क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है और जो ये हमारी इमारतें हैं, पुराने पत्थर हैं, मूर्तियां हैं, ये सब क्या होती है? क्षरण होती है। जैसे आप लोहे में जंग देखते हैं ना, लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे लोहा क्या होता है? गल के समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आप इसको मान सकते हैं अम्लीय वर्षा को, कि धीरे धीरे ये क्या करता है? हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करते जाता है। इसीलिए जानते हैं कई योजनाएं चली हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पर्श गंगा कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में से नमामि गंगे, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो गंगा जी को साफ करने के लिए की जा रही हैं। तो एक ये जो स्पर्श गंगा परियोजना है, स्पर्श गंगा अभियान है, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। और ध्यान रखना होगा कि आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, जो रमेश पोखरियाल हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल इस समय नई शिक्षा नीति के कारण बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। तो ये जो क्वेश्चन है उनसे जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का परीक्षा में आना स्वाभाविक बन सकता है। तो इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा कि स्पर्श गंगा अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो वहाँ के मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने प्रारंभ किया था। और यह कब शुरू की गई थी? तो 2009 में की गई थी। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। तो रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हालांकि 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया है जो आपको बता दूंगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है मीना माटा रोग क्या होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जो आपको एक तरह से एक्स्ट्रा लड्डू की तरह आपको मिलेंगे, तो आप लड्डू खाइए हमारी तरफ से। मीना माटा रोग होता क्या है? तो मीना माटा रोग एक क्या होता है? औद्योगिक कारण होता है। मीना माटा रोग होने का कारण क्या है? तो यह एक औद्योगिक कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट को जल में छोड़ने का परिणाम है। दूषित पारा युक्त जल पीने से मीना माटा रोग होता है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ से जब जल प्रदूषित पारा निकल कर जल में जाके घुलनशील हो जाता है और उस जल का उपयोग कोई मनुष्य करता है या कोई करता है, तो यह उसको मीना माटा रोग हो जाता है। अगर पूछा जाए कि मीना माटा रोग सबसे पहले कहाँ पर इसको पाया गया था, तो यह जापान में पाया गया था। ठीक है, मीना माटा रोग का सबसे पहले इस बीमारी का पता कहाँ चला था? तो जापान में चला था। एक क्वेश्चन और है संरक्षण का, एक पुस्तक है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर ले रहे हैं। मैं इस पुस्तक को थोड़ा इम्पॉर्टेंट में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आप
आपकी इजाज़त हो तो मिटा दूं, ठीक है। मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, संरक्षण या विनाश पुस्तक, इसको आप लिख लीजिएगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्या है? एक पुस्तक है तो इसके लेखक हैं सरला बहने, ठीक है। सरला बहन आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में यही आएगा, सरला बहन करके आएगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पे पुस्तक भी लिख दे रहा हूँ कि सारा कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाए। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपकी सरला बहने हैं, ठीक है, सरला बहन है। तो ये आज का रहा हमारा प्रीमियर, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, जिस दिन 10 लाइक हो जाएंगे उस दिन से हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल कल मैंने 10 का आंकड़ा दिया था तो 5 लोगों ने कल के वीडियो को लाइक किया था, और करीब 10 व्यू के मैं बात किया था तो 20 व्यू से ऊपर हैं। तो मेरे लिए ये बहुत है, 10-20 व्यू हमारे लिए होता है ना, क्या बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इस चैनल को जब हमने शुरू किया था तो 0 सब्सक्राइबर थे, आज हज़ारों सब्सक्राइबर हैं। तो इसी तरह से यह लाइव जो चल रहा है तो यह भी 0 से, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10-20 लोग देखेंगे, लेकिन देख लिया है, 20 से ज़्यादा ही लोगों ने देखा है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर 8 बजे रोज़ आइए और यहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ाइए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और चैनल की भी गुणवत्ता बढ़ाऊँगा। लेकिन जब आपका सहयोग प्राप्त होगा तभी। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ अच्छा खासा, आपको पता है कि काफ़ी खर्च बैठता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट मैं कर दे रहा हूँ और संख्या बल आपका नहीं है तो जानते ही हैं कि हम लोग बेरोज़गार हैं, आप भी बेरोज़गार हैं, हम भी बेरोज़गार हैं। तो दोनों